हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। इसमें फ्रेंड्स ना 300 क्वेश्चन दिए। कितने क्वेश्चन दिए? 300 क्वेश्चन दिए, और वो भी बहुत अच्छे से दिए, डिटेल के साथ दिए। यानी कि 10 नंबर दोस्तों आपके कहीं नहीं जाने वाले। अगर आप इन 300 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो फ्रेंड्स आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया? निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया? देखिए इसमें फ्रेंड्स आपको मालूम है लॉर्ड रिपन ने। किसने लागू किया? लॉर्ड रिपन ने। इसका आंसर बी सही है, लॉर्ड रिपन ने। इसमें देखिए लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को भारत में वर्ष 1882 में लागू किया था। कब लागू किया था? 1882 में। इसको भी याद रखिएगा। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं तथा इससे ऐसे शासन से है जिसमें राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम आदमी के हाथों तक हो, जिससे वे अपनी स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सकें। वह प्रशासन में निर्णायक भूमिका अदा कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा स्थानीय स्वशासन को भारत में किसने लागू किया? लॉर्ड रिपन ने। कब लागू किया? 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? देखिए फ्रेंड, बताइए ये प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? फ्रेंड्स आपने अभी देखा था लॉर्ड रिपन द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, इसका आंसर डी सही है, लॉर्ड रिपन द्वारा। वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये पहला अवसर था जब स्थानीय स्वशासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया। ये प्रस्ताव लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन द्वारा। कब? 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्थानीय शासन का जनक किसे कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स वही क्वेश्चन है। स्थानीय शासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसका जनक? स्थानीय शासन का जनक। स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसे 1882 में लागू किया। किसे? स्थानीय शासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस अधिनियम के तहत स्थानीय शासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया? देखिए अपने बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस अधिनियम के तहत स्थानीय शासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया? भारत शासन अधिनियम 1919। बिल्कुल सही है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। इसका आंसर ए सही है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि इस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय सूची में रखा गया। प्रांतीय विषय सूची में रखा गया। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगर आपसे हस्तांतरित विषय सूची में पूछा जाए तो फ्रेंड्स आंसर दीजिएगा 1919। प्रांतीय विषय सूची में पूछा जाए तो आंसर दीजिए 1935। इसमें देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। किस अधिनियम के तहत? 1919 के तहत। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे और व्यापक व सुदृढ़ बनाया गया। और आज़ादी के बाद 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर कब? 2 अक्टूबर 1952 को 55 विकास खंडों में। कितने? 55 विकास खंडों में पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई। वर्ष 1992 में संविधान में 73वां व 74वां संशोधन कर भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां व 74वां संविधान संशोधन कर स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया 1919 के तहत। प्रांतीय विषय सूची में रखा गया 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। देखिए मैंने बताइए स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या कैसे की जा सकती है? फ्रेंड्स याद रखिएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग करके। इसमें देखिए स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। इसका प्रमुख उद्देश्य स्थानीय जनता की विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। देखिए फ्रेंड्स बताइए सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत किसकी पड़ती है? स्थानीय जनता की। बिल्कुल सही है, किसकी पड़ती है? स्थानीय जनता की। इसका आंसर ये सही है, स्थानीय जनता की। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय जनता की पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। इस व्यवस्था का मुख्य लाभ यह है कि ग्रामीण जनता की पहुंच शासन तक हो जाती है।
इससे ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान सही समय पर संभव हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को किसकी जरूरत पड़ती है? स्थानीय जनता की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। देखिए फ्रेंड, बताइए भारत में पंचायती राज किसका प्रतिनिधित्व करता है? शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये सभी। शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये सभी। फ्रेंड्स याद रखिए, इसका आंसर डी सही है, इन सभी का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें देखिए, स्थानीय स्वशासन में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था तथा सहभागिता मूलक लोकतंत्र का आदर्श अंतर्निहित है। शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास। भारत में पंचायती राज इन तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व किसका करता है? शक्ति का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? देखिए फ्रेंड, बताइए किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? तो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से मालूम होगा, महात्मा गांधी जी ने। किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने ये विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। इनकी ग्राम विकास की अवधारणा में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। गांव के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। गांव के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये किसका कहना है? महात्मा गांधी जी का। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने बताइए निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? स्थानीय स्वशासन को। किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन को। इसका आंसर बी सही है, स्थानीय स्वशासन को। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। किसको? स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये फ्रेंड्स आपको याद रखना कि शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, बताइए शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई? 1907 में। कब की गई थी? 1907 में। इसका आंसर डी सही है, 1907 में। शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना 1907 में। इसके अध्यक्ष हाव हाउस थे। कौन थे? CH हाव हाउस थे। इस आयोग के अध्यक्ष हाव हाउस एवं अन्य 5 सदस्य थे। इस आयोग का मुख्य कार्य था कि विकेंद्रीकरण करके अथवा ना करके सरकारी व्यवस्था को सरल बनाया जा सकता अथवा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई? 1907 में। इसके अध्यक्ष हाव हाउस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अंग्रेज द्वारा यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना? देखिए फ्रेंड, बताइए किस अंग्रेज द्वारा यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना? मोंटेग्यू द्वारा। किसके द्वारा? मोंटेग्यू। इसका आंसर ए सही है, मोंटेग्यू द्वारा। वर्ष 1917 में मोंटेग्यू द्वारा घोषणा की गई ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। कब घोषणा की गई? 1917 में। इसको भी याद रखिए, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानीय स्वशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? देखिए इसमें रामायण में, महाभारत में, अर्थशास्त्र में, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए, उपरोक्त सभी। इसका आंसर डी सही है, उपरोक्त सभी में। रामायण में, महाभारत में, अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है? देखिए फ्रेंड, बताइए किस अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है? उत्तमेरूर अभिलेख। बिल्कुल सही है, उत्तमेरूर अभिलेख। इसका आंसर ए सही है, उत्तमेरूर अभिलेख से। चोल सम्राट परांतक के शासन के 12वें एवं 22वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्तमेरूर अभिलेखों से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन का समग्र चित्र उपलब्ध होता है। एवं ग्राम प्रशासन का समग्र चित्र उपलब्ध होता है। ठीक है, आपको चोल सम्राट का नाम भी याद रखना है, परांतक प्रथम। उत्तमेरूर अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल अभिलेखों में कितने प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है? देखिए फ्रेंड, बताइए चोल अभिलेखों में कितने प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, 3 प्रकार की। कितने? 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। इसका आंसर सी सही है। चोल काल में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। ये सभाएं थी उर्सभा नगरम। उर्सभा नगरम कौन कौन सी? उर्सभा नगरम। उर्स सर्वसाधारण लोगों की आम सभा थी। इसको भी याद रखिए, उर्स सर्वसाधारण लोगों की आम सभा थी। सभा या महासभा ब्राह्मणों या वयस्क पुरुषों की सभा थी। सभा या महासभा, इसको भी याद रखिए। नगरम, नगरम क्या होता था? नगरम व्यापारी समुदाय की। किसकी? नगरम व्यापारी समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, उर्सभा नगरम, उर्सभा नगरम, उर्स सर्वसाधारण लोगों की आम सभा, सभा या महासभा ब्राह्मणों या वयस्क पुरुषों की सभा,
नगरम व्यापारी समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल काल में नगरम किस प्रकार की संस्था थी? देखिए फ्रेंड्स बताइए, चोल काल में नगरम किस प्रकार की संस्था थी? अभी आपने देखा चोल काल में नगरम व्यापारियों की सभा थी। इसका आंसर सी सही है। चोल काल में नगरम व्यापारियों की संस्था हुआ करती थी। किसकी? प्रशासकीय सभा थी। ब्राह्मणों की सभा क्या थी? ब्राह्मणों की सभा सभा या महासभा थी। ब्राह्मणों या वयस्क पुरुषों की सभा सभा या महासभा थी। वहीं साधारण जनों की सभा उर थी। कौन सी थी? उर थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद देखिएगा। इसमें देखिए, नगरम का उल्लेख चिदम्बरम से प्राप्त एक अभिलेख में ग्राम सभा प्रथम प्रशासन इकाई के रूप में किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेंड्स बताइए, चोलकालीन ग्रामीण संस्था उर की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? आलू गड़म गड़म। तो फ्रेंड्स याद ही, दोनों गड़म कहा जाता था, यानी कि आलू गड़म और गड़म। इसमें देखिए, और चोलकालीन ग्रामीण समाज की आधारभूत इकाई थी। और क्या थी? और जो थी चोलकालीन ग्रामीण समाज की आधारभूत इकाई थी। कैसी इकाई थी? आधारभूत इकाई थी। और की कार्य समिति को आलू गड़म या गड़म कहा जाता था। और की कार्य समिति को आलू गड़म या गड़म कहा जाता था। ये गैर ब्राह्मणों की सभा थी। ब्राह्मणों की सभा को क्या कहा जाता? सभा या महासभा कहा जाता था। यानी कि ये गैर ब्राह्मणों की सभा थी। इसमें सामान्य लोग भाग लेते थे। कैसे लोग? सामान्य लोग। किसमें? और में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेंड्स बताइए, चोलकालीन ग्रामीण संस्था सभा या महासभा की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? इसमें कौन से लोग भाग लेते थे? ब्राह्मण या वयस्क पुरुष। देखिए फ्रेंड्स बताइए, इसकी कार्य समिति को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स याद रखिए, बरियम। क्या कहा जाता है? बरियम। इसका आंसर ए सही है, बरियम। इसमें देखिए, चोलकालीन ग्रामीण संस्था सभा या महासभा की कार्य समिति को बरियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बरियम कहा जाता था। तमिल में इसका अर्थ आय होता है। क्या होता है? आय होता है। बरियम कार्य समिति के सदस्यों को बरिये पेरूमक्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरिये पेरूमक्कल कहा जाता है। किसके सदस्यों को? बरियम की कार्य समिति के सदस्यों को बरिये पेरूमक्कल कहा जाता है। इसमें जो सी ऑप्शन में दिया, बरिये पेरूमक्कल क्या थे? ये सदस्य हुआ करते थे। किसके? बरियम की कार्य समिति के। परांतक प्रथम के उत्तमेरूर अभिलेख में बरियम कार्य समिति के सदस्यों की निर्वाचन संबंधी योग्यता दी गई। बरियम कार्य समिति के सदस्यों की निर्वाचन संबंधी योग्यता किसमें दी गई? परांतक प्रथम के उत्तमेरूर अभिलेख में। किसमें? परांतक प्रथम के उत्तमेरूर अभिलेख में। इसको भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से क्या याद रखना है? सभा या महासभा की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? बरियम। बरियम कार्य समिति के सदस्यों को क्या कहा जाता था? बरिये पेरूमक्कल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बरिये पेरूमक्कल कहा जाता था। बरियम के सदस्यों की निर्वाचन संबंधी योग्यता किसमें दी गई? परांतक प्रथम के उत्तमेरूर अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बरियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को कितने वार्डों में बांटा जाता था? देखिए फ्रेंड्स बताइए, ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा। बरियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को कितने वार्डों में बांटा जाता था? तो फ्रेंड्स याद रखिए, 30 वार्डों में। कितने वार्डों में? 30 वार्डों में। इसका आंसर सी सही है, 30 वार्डों में। बरियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गाँव को 30 वार्डों में बांटा जाता था। प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता था तथा कुल सदस्य विभिन्न कार्य समितियों में चुने जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वयं शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई? देखिए फ्रेंड्स बताइए, किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वयं शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई? तो फ्रेंड्स आपको मालूम है 1793 में। कब? 1793 में। इसका आंसर बी सही है, 1793 में। 1793 के चार्टर एक्ट में पहली बार स्थानीय स्वयं शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई। किंतु वास्तविक रूप में स्थानीय स्वयं शासन की स्थापना के लिए गंभीर प्रयास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आरंभ हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। स्थानीय स्वयं शासन की स्थापना की मान्यता कब प्रदान की गई? पहली बार 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का विकास किस काल में हुआ? देखिए फ्रेंड बताइए, आधुनिक नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का विकास किस काल में हुआ? आधुनिक की बात की जा रही तो फ्रेंड्स याद रखिए, ब्रिटिश काल में। किस काल में? ब्रिटिश काल में। इसका आंसर सी सही है, ब्रिटिश काल में। आधुनिक नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं का विकास ब्रिटिश काल में हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1687 में। कब? 1687 में सर्वप्रथम मद्रास में इसके लिए पहला कदम उठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी। देखिए फ्रेंड बताइए, विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी नाडू। बिल्कुल सही है, नाडू थी। क्या थी? नाडू थी। इसका आंसर ए सही है, नाडू। विजयनगर साम्राज्य में गांव की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई नाडू थी। क्या थी? नाडू थी। तथा इसके सदस्यों को नतवार कहा जाता था। इसके सदस्यों को क्या कहा जाता था? नतवार कहा जाता था। किसके सदस्यों को? नाडू के सदस्यों को। किसके सदस्यों को? नाडू के सदस्यों को। ये स्थानीय संस्थाएं शासकीय नियंत्रण से बाहर नहीं होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मौर्य काल में नगर प्रशासन कौन होता था? देखिए फ्रेंड्स बताइए, मौर्य काल में नगर प्रशासन कौन होता था? तो फ्रेंड्स याद रखिए, नगर प्रशासन, इसका आंसर ए सही है, नागर। मौर्य काल में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाएं चलाती थी। कौन चलाती थी? नगर पालिकाएं चलाती थी। नगर सभा का प्रमुख नागरिक कहलाता था। मेगास्थनीज के द्वारा दिए गए विवरणों के अनुसार पाटलिपुत्र की नगर सभा 6 उप समितियों में विभक्त थी। कितनी समितियों में? 6 उप समितियों में विभक्त थी। प्रत्येक उप समिति में 5-5 सदस्य होते थे। कितने? 5-5 सदस्य होते थे, यानी कि 6 पंजे 30। इस प्रकार के कुल 30 सदस्य इस नगर परिषद के सदस्य होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, नगर परिषद के सदस्य कितने होते थे? 30 होते थे। कितनी उप समितियां होती थी? 6 उप समितियां होती थी। और प्रत्येक उप समिति में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। कुल सदस्य 30 हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंबई में नगर निगम की स्थापना की गई। देखिए मैंने बताइए, मुंबई में नगर निगम की स्थापना कब की गई? 1726 में। बिल्कुल सही है, 1726 में। इसका आंसर ए सही है, 1726 में। मुंबई में नगर निगम की स्थापना 1726 में की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम 1687 मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। 1687 में मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? मद्रास में। कब की गई? 1687 में। मुंबई में नगर निगम की स्थापना कब की गई? 1726 में। कब की गई? 1726 में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानीय सरकार का संबंध होता है। देखिए मैंने बताइए, स्थानीय सरकार का संबंध किससे होता है? स्थानीय जनता से, स्थानीय विषयों से, स्थानीय समस्याओं से, इनमें से सभी से। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इनमें से सभी से। स्थानीय सरकार का संबंध स्थानीय जनता से, स्थानीय विषयों से, स्थानीय समस्याओं से। किसी राज्य में जब किसी स्थान विशेष का शासन वहीं के नागरिक अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं, वहीं के नागरिक अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था को स्थानीय सुशासन की संज्ञा दी जाती है। स्थानीय सरकार का संबंध स्थानीय जनता से, स्थानीय विषयों से, स्थानीय समस्याओं से संबंधित होता है। ठीक है बने से याद रखिएगा, स्थानीय सरकार का संबंध किससे होता है? स्थानीय जनता से, स्थानीय विषयों से, स्थानीय समस्याओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया? इसमें देखिए फ्रेंड्स बताइए, किस काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया? तो फ्रेंड्स याद रखिए, राजपूत काल में। किस काल में? राजपूत काल में। इसका आंसर सी सही है, राजपूत काल में। राजपूत काल में स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया। राजपूत काल में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। इस विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था का आधार सामंतवाद था। क्या था? सामंतवाद था, जिसके कारण स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का विकास नहीं हो सका। किसके कारण? सामंतवाद के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, स्थानीय संस्थाओं का महत्व कुछ कम हो गया था राजपूत काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में ग्राम प्रशासन के लिए 3 अधिकारी उत्तरदायी थे। मुगल काल में ग्राम प्रशासन के लिए 3 अधिकारी उत्तरदायी थे। निम्न में से कौन सा अधिकारी उन 3 में से नहीं है? देखिए मैंने बताइए, निम्न में से कौन सा अधिकारी उन 3 में से नहीं है? इस काल में, मुगल काल में ग्राम प्रशासन के लिए मुकद्दम, चौधरी, पटवारी, कोतवाल। तो फ्रेंड्स याद रखिए, कोतवाल। इसमें कौन सा नहीं है? कोतवाल। इसकी नियुक्ति नगरों में की जाती थी। इसमें देखिए, मुगल काल में ग्राम प्रशासन के लिए 3 अधिकारी उत्तरदायी थे, जिसमें मुकद्दम, चौधरी और पटवारी। जिसमें मुकद्दम, चौधरी और पटवारी। कोतवाल इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि कोतवाल की नियुक्ति नगरों में की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1920 में कौन कौन से प्रांतों में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए? देखिए फ्रेंड्स बताइए, वर्ष 1920 में कौन कौन से प्रांतों में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए? संयुक्त प्रांत, असम, बंगाल, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर डी सही है, उपर्युक्त सभी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें स्थानीय विषयों को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। आपको फ्रेंड्स मालूम होगा, 1919 के तहत स्थानीय विषय को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। किस अधिनियम के तहत? 1919 के अंतर्गत। वर्ष 1920 में संयुक्त प्रांत, असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए। ठीक है मैंने याद रखिए, वर्ष 1920 में संयुक्त प्रांत, असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाए गए। कब? वर्ष 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी था। देखिए फ्रेंड्स बताइए, वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी कौन था? तो फ्रेंड्स याद रखिए, ग्रामीणी था। कौन था? ग्रामीणी था। एक वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्येक ग्राम का एक अधिकारी होता था, जिसे ग्रामीणी कहते थे। ग्रामीणी का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। ग्रामीणी का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि वह ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी था। इसका कार्य सैन्य एवं प्रशासन संबंधी था। किसका कार्य? ग्रामीणी कार्य। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा,
वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीण ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी होता था। देखिए फ्रेंड बताइए, मौर्य शासन में ग्राम का अधिकारी कौन होता था? तो फ्रेंड्स याद रखिए, ग्रामिक। कौन होता था? ग्रामिक। इसका आंसर डी सही है, ग्रामिक। मौर्य काल में कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र से पता चलता है कि राज्य ग्रामीण जीवन में बहुत कम हस्तक्षेप करता था। शासन की सुविधा के लिए प्रांतों के उपविभाग किए गए, जो इस प्रकार थे: जनपद, द्रोणमुख, खारवटिक तथा ग्राम। जनपद, द्रोणमुख, खारवटिक तथा ग्राम। ग्राम का अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। ग्राम का अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ग्रामिक कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? देखिए इसमें फ्रेंड्स बताइए, बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1870 में। बिल्कुल सही है, 1870 में। इसका आंसर ये सही है, 1870 में। बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत 1870 के बंगाल चौकीदारी अधिनियम में हुई। बंगाल चौकीदारी अधिनियम कब आया था? 1870 में। इस चौकीदारी ने जिला मजिस्ट्रेट को गांवों में मनोनीत सदस्यों की पंचायत स्थापित करने के लिए सशक्त किया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बंगाल चौकीदारी अधिनियम कब आया था? 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में ग्राम को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? मंडली, पंचमंडली, समूह मंडली, न्याय मंडली। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पंचमंडली। क्या कहते थे? पंचमंडली। इसका आंसर बी सही है। ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी महतर या ग्रामिक होता था। उसकी सहायता के लिए एक ग्राम पंचायत होती थी, जो अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र होती थी। जो अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंचमंडली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं था? देखिए फ्रेंड बताइए, चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं था? ये भूमि कर संग्रह करती थी, मंदिरों के रख रखाव तथा उनकी आय व्यय का उचित प्रबंधन। ग्राम भूमि का सर्वेक्षण इसके कार्य में नहीं था। किसके कार्य में? ग्राम सभा के कार्य में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, इसका आंसर सी सही है, ग्राम भूमि का सर्वेक्षण। मध्यस्थ नामक कर्मचारी द्वारा ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान किया जाता था। किसके द्वारा? मध्यस्थ नामक कर्मचारी द्वारा ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान किया जाता था। इसमें देखिए, चोल साम्राज्य में भूमि सर्वेक्षण कार्य केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता था, किंतु भूमि के वर्गीकरण या उसकी श्रेणी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक थी। अतः ग्राम भूमि का सर्वेक्षण ग्राम सभा के कार्य नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसको याद रखिए, ग्राम भूमि का सर्वेक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, ग्राम सभा द्वारा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बरियम स्थानीय प्रशासन व्यवस्था समिति में बुजुर्ग व विद्वान सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए फ्रेंड्स बताइए, बुजुर्ग व विद्वान सदस्यों की संख्या कितनी थी बरियम में? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 12 थी। कितनी थी? 12 थी। इसका आंसर ये सही है। बरियम में 30 सदस्यों में से 12 बुजुर्ग व विद्वान सदस्यों को वार्षिक समिति संवत्सर बरियम के लिए निर्वाचित किया जाता। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बुजुर्ग व विद्वान सदस्यों की संख्या 12 हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर शासन में मेला ग्राम में कितने ग्राम आते थे? देखिए फ्रेंड बताइए, विजयनगर शासन में मेला ग्राम में कितने ग्राम आते थे? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, 50 ग्राम आते थे। कितने ग्राम आते थे? 50। इसका आंसर सी सही है। विजयनगर साम्राज्य में मेला ग्राम में 50 ग्राम आते थे। विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ओरिया ग्राम थी। कौन थी? ओरिया ग्राम थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ओरिया ग्राम थी। प्रत्येक गांव को अनेक वार्डों या मोहल्लों में बांटा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, विजयनगर शासन में मेला ग्राम में 50 ग्राम आते थे। कितने ग्राम आते थे? 50 ग्राम आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? अभी आपने देखा था, सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम या उर थी? ग्राम या उर थी? इसमें देखिए फ्रेंड्स बताइए, विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, नाडू थी। क्या थी? नाडू थी। इसका आंसर ए सही है, नाडू थी। विजयनगर शासन में गांव की बड़ी राजनीतिक इकाई नाडू थी। इसकी सभा को नाडू तथा इसके सदस्यों को नतवार कहा जाता था। इसके सदस्यों क्या कहा जाता? इसके सदस्यों को नतवार कहा जाता था। इसके अधिकार ग्राम की भांति होते थे। किसके अधिकार? नाडू के अधिकार। नाडू के अधिकार ग्राम की भांति होते थे, किंतु इसका अधिकार क्षेत्र काफी बड़ा होता था। ये स्थानीय संस्थाएं शासकीय नियंत्रण के बाहर नहीं होती थीं। नियमानुसार व्यवस्था न कर पाने पर इन्हें दंडित किया जा सकता था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी इकाई नाडू थी। कौन सी थी? नाडू थी। नाडू के सदस्यों को नतवार कहा जाता था। नाडू के सदस्यों को नतवार कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासन में पटवारी कार्य होता था। देखिए फ्रेंड बताइए, मुगल प्रशासन में पटवारी कार्य क्या होता था? ग्राम प्रधान की सहायता करना। ग्राम प्रधान की सहायता करना सही है। ग्राम के मुकदमों को सुनना? बिल्कुल नहीं, ग्राम के मुकदमों को सुनना इसका कार्य नहीं था।
इसका आंसर केवल विकल्प ए सही है, यानी कि सी सही है। ग्राम प्रधान की सहायता करना पटवारी कार्य होता था। किसका कार्य होता था? पटवारी कार्य होता था। इसमें देखिए, मुगल शासन में गांव को एक स्वायत्त संस्था माना जाता था। इसके प्रशासन का उत्तरदायित्व मुगल अधिकारियों को नहीं दिया जाता था। गांव का मुख्य अधिकारी ग्राम प्रधान होता था। उसकी सहायता के लिए पटवारी होता था। उसकी सहायता के लिए पटवारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल शासन व्यवस्था में गांव की प्रति भूमि एवं चारागाह भूमि पर किसका अधिकार होता था? देखिए फ्रेंड्स, बताइए मुगल शासन व्यवस्था में गांव की प्रति भूमि एवं चारागाह भूमि पर किसका अधिकार होता था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, राज्य का। किसका होता था? राज्य का। इसका आंसर बी सही है, राज्य का। मुगल शासन व्यवस्था में गांव की प्रति भूमि एवं चारागाह भूमि पर राज्य का अधिकार होता था। भू राजस्व प्रशासन की मुख्य इकाई ग्राम थी, जिसमें मालगुजारी से संबंधित दो अधिकारी थे। जिसमें मालगुजारी से संबंधित दो अधिकारी होते थे, मुकद्दम और पटवारी। कौन होते थे? मुकद्दम और पटवारी। मालगुजारी से संबंधित दो अधिकारी होते थे, मुकद्दम और पटवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड कौन संभालता है? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सचिव। कौन संभालता है? सचिव। इसका आंसर बी सही है, सचिव। ग्राम सचिव का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव का रिकॉर्ड रखना और उसके क्रियान्वयन में मदद करना होता है। ग्राम सचिव के द्वारा गांव के विकास कार्य हेतु आने वाली नई योजनाओं को लागू करने के साथ साथ उनसे मिलने वाले लाभ के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो भी निर्णय हुए उसका रिकॉर्ड कौन रखता था? देखिए अपने बताइए, ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो भी निर्णय हुए उसका रिकॉर्ड कौन रखता था? तो फ्रेंड्स याद रखिए, ग्राम सचिव। कौन रखता था? ग्राम सचिव। इसका आंसर सी सही है, ग्राम सचिव। ग्राम सचिव ग्राम पंचायत और सरकार के बीच की कड़ी होता है। ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो भी निर्णय हुए उसका रिकॉर्ड ग्राम सचिव रखता है। कौन रखता है? ग्राम सचिव रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत में शामिल है। देखिए अपने बताइए, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत में क्या क्या शामिल है? घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत से आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान। तो फ्रेंड्स याद रखिए, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत में ये सभी शामिल हैं। इसका आंसर डी सही है। इसमें देखिए, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत में घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि तथा समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, इसका चयन कीजिए। और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसमें, सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? सरकार द्वारा। जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। किसका सचिव? ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ये तो सही है। आगे देखिए, ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती है। प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत बैठक बुलाना, पंचायतों की चर्चा एवं निर्णयों का रिकॉर्ड रखना होता है। पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये भी सही है। ये भी सही है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या सही है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसका आंसर सी सही है। इसका आंसर सी सही है, यानी कि इसमें सभी सही है। ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? सरकार द्वारा की जाती है। जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ग्राम पंचायत वार्डों में विभक्त होती है। प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। सचिव का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्तावों को रिकॉर्ड रखना है और उसके क्रियान्वयन में मदद करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चनों को गौर से देखिए फ्रेंड्स। इन क्वेश्चनों को गौर से देखिए फ्रेंड्स। अच्छे क्वेश्चन है ना, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। कितने बड़े क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, कितने बड़े क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चनों को दिखा के दोस्तों यूट्यूब पे माहौल बनाया जाता है और आपको पेड कोर्स की तरफ जाने के लिए मजबूर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो इन क्वेश्चनों में कोई दम नहीं है फ्रेंड्स। बहुत क्वेश्चन सरल है, बस आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, आंसर अपने आप आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए, एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, ग्राम सभा कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्राम सभा कहलाती है। इसका आंसर ए सही है। एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा जिसका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है, ग्राम सभा कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्राम सभा कहलाती है। ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मालूम होगा,
क्योंकि फ्रेंड्स आपको मालूम होगा ग्राम सभा स्थापित करने के लिए कम से कम 1000 की जनसंख्या होना आवश्यक है। इसीलिए ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था, इसको याद रखिएगा, ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है। कौन सी? ग्राम पंचायत, ठीक है। तथा ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण या मूल्यांकन करती है। कौन करती है? ग्राम सभा, क्योंकि उसी की कार्यकारी संस्था कौन सी है? ग्राम पंचायत, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत के सदस्यों को डैश भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए पंचायत के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से मालूम है, पंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंच कहा जाता है। इसका आंसर सी सही है, पंच कहा जाता है। इसमें देखिए, एक ग्राम पंचायत में 7 से 17 सदस्य होते हैं। एक ग्राम पंचायत में 7 से 17 सदस्य होते हैं, जिन्हें गांव के वार्डों से चुना जाता है और इन्हें पंच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन है दोस्तों लेवल वाले। देखिए इनको, इनमें फ्रेंड्स कोई दम नहीं है, इनको अच्छे से देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है आपको? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, इसको देखिए। आपको असत्य कथन देखना है, देखिए इसको अच्छे से। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर क्षेत्र पंचायत का होता है। बिल्कुल सही है। कौन सा होता है? दूसरा स्तर क्षेत्र पंचायत का होता है। ये तो सही है, जिसे क्षेत्र पंचायत समिति कहते हैं, जिसे क्षेत्र पंचायत समिति कहते हैं। ये भी बात सही है। आगे देखिए, आपको देखना क्या? आपको देखना असत्य कथन है, यानी ये तो सत्य कथन है। आगे देखिए, संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर, संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। क्या बनाए? पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, हर राज्य में पंचायत संबंधी कानून अलग अलग हो सकते हैं। ये भी सही है। आपको बताना था इसमें कौन सा कथन असत्य है, यानी फ्रेंड्स इसमें कोई कथन असत्य नहीं है, यानी कि इसका आंसर डी सही है। इसका आंसर डी सही है। कितना सरल क्वेश्चन था दोस्तों, बस ये इसी क्वेश्चन को हुआ बना के आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। अनुच्छेद 243 बी में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 243 बी। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें भी असत्य कथन बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन देखिए इसमें। ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से अधिक गांव शामिल हो सकते हैं। जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से अधिक गांव शामिल हो सकते हैं। अभी आपने देखा था, अगर 1000 की जनसंख्या पूरी होती है तो फ्रेंड्स 1000 की जनसंख्या पर ग्राम सभा गठन किया जा सकता है। ठीक है, अगर 1000 की जनसंख्या पूरी नहीं होती है तो एक से अधिक गाँव को शामिल किया जा सकता है। यानी कि फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे देखिए, आपको फ्रेंड्स देखना है असत्य कथन। गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हैं, गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वो एक ग्राम सभा के सदस्य होता है। यानी कि वो निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति है, तो फ्रेंड्स वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। क्या होता है? ग्राम सभा का सदस्य होता है। यानी कि ये भी कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स देखिए, बताइए इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, यानी कि इसका आंसर डी सही है। ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गाँव या एक से ज्यादा गाँव शामिल होते हैं, तथा किसी ग्राम के निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तथा किसी ग्राम के निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को क्या कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, बताइए कितना सरल क्वेश्चन है। पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को क्या कहते हैं? जिला परिषद कहते हैं या जिला पंचायत कहते हैं? इसका आंसर बी सही है, जिला परिषद कहते हैं। पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को जिला पंचायत या जिला परिषद कहते हैं। पंचायतों की संरचना के बारे में प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 243 सी में किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 243 सी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है? देखिए मैंने बताइए, ग्राम सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। इसका आंसर डी सही है, राज्य सरकार द्वारा। इसमें देखिए, ग्राम सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इसे ग्राम सेवक भी कहते हैं, वे गाँव के विकास के लिए कार्य करते हैं। ग्राम सचिव ग्राम पंचायत व सरकार के बीच की कड़ी का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कौन करता है? ग्राम सचिव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज विषय किस सूची में आता है? देखिए मैंने बताइए, पंचायती राज विषय किस सूची में आता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, राज सूची में आता है। किसमें आता है? राज सूची में आता है। इसका आंसर सी सही है। पंचायती राज विषय राज सूची के अंतर्गत आता है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इन सभी को याद रखिए, भाग 9 को पुनः स्थापित किया गया तथा 16 नए अनुच्छेद शामिल किए गए और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसी में 29 कार्यों को भी शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? देखिए फ्रेंड बताइए, भारत में पंचायती राज किसका प्रतिनिधित्व करता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, समुदाय विकास, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी सही है। भारत में पंचायती राज शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी और समुदाय विकास आदि का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का क्या कारण था? देखिए मैंने बताइए, गांधी जी द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन का क्या कारण था? विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना, इसका आंसर ए सही है। इसका आंसर ए सही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को क्रांति विषय घोषित किया गया? आपको ये भी याद रखना है कि किस अधिनियम के तहत हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। तो फ्रेंड्स याद रखिए 1919 के तहत। किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। और इस क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड बताइए, तो फ्रेंड्स याद रखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय विषय घोषित किया गया। किसको? स्थानीय स्वशासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए उन्हें बताइए कौन थे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी। इसमें देखिए पंचायतों से संबंधित 73वां संविधान संशोधन तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 74वां संविधान संशोधन, इसको भी याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायतों से। और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। वर्ष 1992 में किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी थे। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। निम्न में से कौन पंचायतों से संबंधित नहीं है? देखिए मैंने बताइए, निम्न में से कौन पंचायतों से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, ये सही है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है, पंचायतों से नहीं है। यानी कि इसका आंसर भी सही है। 74वां संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1993 नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग 9 का तथा 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय सुशासन का प्रावधान किया गया। भाग 9 का तथा 12वीं अनुसूची जोड़कर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन है? देखिए मैंने बताइए, कितना सरल क्वेश्चन है। आपने फ्रेंड्स कई बार पढ़ा होगा। बिहार है। कौन है? बिहार है। इसका आंसर ए सही है। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत में 50% महिलाओं को आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है? देखिए इसमें फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक। तो फ्रेंड्स याद रखिए गोवा में लागू नहीं है। किस में लागू नहीं है? गोवा में लागू नहीं है। इसका आंसर डी सही है। पंचायत में 50% महिलाओं को आरक्षण गोवा में लागू नहीं है। अनुच्छेद 240 डी के तहत पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। साथ ही पंचायत के कुल स्थानों का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? देखिए फ्रेंड बताइए, कौन सी समिति है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? इसका आंसर ये सही है, संतानम समिति। कौन सी समिति? संतानम समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार को समाप्त करने से। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति, इनको याद रखिए। GV राव समिति 1985 में आई थी। अशोक मेहता समिति 1977 में। LM सिंघवी समिति 1986 में। ये पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? आपको बताना कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है। देखिए इसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, सरकारी समिति, न्याय पंचायत। फ्रेंड्स याद रखिए सरकारी समिति, ये क्या नहीं है? ये पंचायती राज संस्था नहीं है। पंचायती राज संस्था में ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत। इसमें देखिए सरकारी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा 97 संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा प्रदान किया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9B जोड़ा गया। संविधान में भाग 9B जोड़ा गया। इस वाक्य के अनुच्छेद 240ZH से अनुच्छेद 240ZT तक सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो फ्रेंड्स आपको मालूम है, बलवंत राय मेहता ने। किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने। इसका आंसर सी सही है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी। स्थानीय स्वशासन हेतु गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था।
ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वीं अनुसूची में दर्ज विषय नहीं है। देखिए मैंने बताइए 11वीं अनुसूची में दर्ज विषय कौन सा नहीं है। पेयजल, पुस्तकालय, परिवार कल्याण, अग्निशमन सेवाएं। तो फ्रेंड्स याद रखिए अग्निशमन सेवाएं। ये 12वीं अनुसूची का विषय है। किसका? ये 12वीं अनुसूची का विषय है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, जो ग्राम पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस राज्य में है? पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस राज्य में है? किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए। तो फ्रेंड्स याद रखिए आंध्र प्रदेश में। किसमें? आंध्र प्रदेश में। इसका आंसर ये सही है। अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान आंध्र प्रदेश में किया गया। किसमें किया गया? आंध्र प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? देखिए मैंने बताइए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 2 अक्टूबर 1952 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को। इसका आंसर सी सही है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया एक बहु परियोजना कार्यक्रम था। कैसा कार्यक्रम था? बहु परियोजना कार्यक्रम था, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। इसके अंतर्गत स्वच्छता, पेयजल, आवास, चिकित्सा, शिक्षा जैसे कार्यक्रमों पर बल दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटावा परियोजना का संबंध है। देखिए फ्रेंड्स बताइए इटावा परियोजना का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ग्रामीण विकास से। किससे? ग्रामीण विकास से। इसका आंसर ये सही है। इटावा परियोजना का संबंध ग्रामीण विकास से है। ये पायलट प्रोजेक्ट इटावा जिले के 64 गांवों में वर्ष 1948 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1948 में। इसको भी याद रखिए, वर्ष 1948 में शुरू हुआ था। बाद में 1956 तक 366 गांवों तक विस्तार किया। कितने? 366 गांवों तक विस्तार किया गया। किसका? इटावा परियोजना का। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इटावा परियोजना किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1948 में हुई थी। कितने गांवों से हुई थी? 64 गांवों से हुई थी। 1956 में 366 गांवों तक विस्तार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटावा परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? अभी आपने देखा 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सर्वप्रथम कितने विकास खंडों में लागू किया गया था? ये भी आपको मालूम होगा। 55 विकास खंडों में। कितने विकास खंडों में? 55 विकास खंडों में। इसका आंसर बी सही है, 55 विकास खंडों में। 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सबसे पहले 55 विकास खंडों में लागू किया गया। कितने विकास खंडों में? 55 विकास खंडों में लागू किया गया। उल्लेखनीय है कि सामुदायिक विकास एक ऐसी समन्वित प्रणाली है जिसके द्वारा ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। किसके द्वारा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा ऐसे जीवन का विकास किया जा सकता है, सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया था? देखिए फ्रेंड बताइए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया था? तो फ्रेंड्स आपको मालूम है अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया था। भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया था। इसके अंतर्गत अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन द्वारा इसको भी याद रखिए, अमेरिका के किस फाउंडेशन द्वारा? फोर्ड फाउंडेशन द्वारा भारत को आर्थिक सहायता देने की बात को स्वीकार किया गया था। किसके द्वारा? फोर्ड फाउंडेशन द्वारा। उल्लेखनीय है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को की गई थी। गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास करना था और ग्रामीण विकास में सर्वांगीण विकास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय शामिल नहीं था? देखिए मैंने बताइए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा विषय शामिल नहीं था? चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार, डिजिटलीकरण। फ्रेंड्स याद रखिए डिजिटलीकरण इसमें नहीं था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को ग्रामीण विकास हेतु वर्ष 1952 में प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत चिकित्सा, स्वच्छता, रोजगार, कृषि, पशुपालन आदि जैसे विषयों पर बल दिया गया। उल्लेखनीय है कि भारत में ग्रामीण डिजिटलीकरण की शुरुआत 21वीं शताब्दी में शुरू होती है। कब हुई थी? 21वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अधीन किया जाता है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अधीन किया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन? कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। इसका आंसर ये सही है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अपने प्रारंभिक कार्यकाल में सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार के योजना मंत्रालय से संबद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड बताइए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संगठन कितने स्तर पर लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए 5 स्तर पर। कितने स्तर पर? 5 स्तर पर। ये अच्छा क्वेश्चन है। 5 स्तर पर, 5 भागों में विभाजित था। 5 भागों में विभाजित था, जिसमें केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, खंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर।
केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, खंड स्तर पर और ग्राम स्तर पर, यानी कि 5 स्तर हो गए फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1953 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1953 को। इसका आंसर भी सही है, 2 अक्टूबर 1953 को। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 को किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1953 को। उल्लेखनीय कि वर्ष 1952 में प्रारंभ किया गया। क्या किया गया था वर्ष 1952 में? सामुदायिक विकास कार्यक्रम को धन की कमी के कारण क्रियान्वयन में समस्या आने पर इसे देश भर में लागू नहीं किया जा सकता था। इसलिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो फ्रेंड्स याद रखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के धन में कमी आने के कारण राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1953 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने बताइए, अच्छा क्वेश्चन आ गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए, बलवंतराय मेहता समिति। किसका? बलवंतराय मेहता समिति। इसका आंसर ए सही है, बलवंतराय मेहता समिति। सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा करने हेतु बलवंतराय मेहता समिति गठन किया गया था। इसके संदर्भ में नवंबर 1957 में समिति द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई। कब? नवंबर 1957 में। इसको याद रखिए, नवंबर 1957 में, जिसमें 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के साथ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई। किसकी सिफारिश की गई? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलवंतराय मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? देखिए मैंने बताइए, बलवंतराय मेहता समिति रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? अभी आपने देखा नवंबर 1957 में। कब आई थी रिपोर्ट? नवंबर 1957 में। इसका आंसर भी सही है। बलवंतराय मेहता समिति द्वारा नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उल्लेखनीय कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यों की समीक्षा करने हेतु इस समिति का गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यों की समीक्षा करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? बलवंतराय मेहता समिति का। किस समिति का गठन किया गया था? बलवंतराय मेहता समिति का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था। देखिए मैंने बताइए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना। क्या करना? ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना। गांव में उत्तरदायी एवं क्रियाशील नेतृत्व का विकास करना। कैसे नेतृत्व विकास करना? उत्तरदायी एवं क्रियाशील नेतृत्व का विकास करना। ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर एवं परिवर्तनशील बनाना। ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर एवं परिवर्तनशील बनाना। उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैंने बताइए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत निहित मूल्य थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत कौन कौन से निहित मूल्य थे? इसमें देखिए, सामाजिक न्याय, सहभागिता, समानता। सामाजिक न्याय, सहभागिता, समानता, यानी कि ये सभी थे। इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निहित मूल्यों में सामाजिक न्याय, सहभागिता, समानता जैसी अवधारणाएं शामिल थी। उल्लेखनीय ग्रामीण विकास के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है। देखिए मैंने बताइए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? संघीय सरकार से, संसदीय सरकार से, स्थानीय सरकार से। बिल्कुल सही, स्थानीय सरकार से। किससे? स्थानीय सरकार से। इसमें देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के शब्द का प्रयोग बलवंतराय मेहता समिति की रिपोर्ट में सर्वप्रथम किया गया था। कब किया गया था? बलवंतराय मेहता समिति की रिपोर्ट में किया गया था, नवंबर 1957 में प्रस्तुत हुई थी। जिसका आशय स्थानीय सरकार से, जिसका आशय स्थानीय सरकार से। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण पर बल दिए जाने की बात की गई। किसके तहत? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित नहीं है? अब आपको देखना है कौन सी समिति है जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। देखिए इसमें बलवंतराय मेहता समिति, बलवंतराय मेहता समिति 1957, ये तो है। आगे देखिए, अशोक मेहता समिति 1970, ये भी है। रघुराम राजन समिति, ये फ्रेंड्स नहीं है। किससे संबंधित नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। रघुराम राजन समिति, ये फ्रेंड्स पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? ये वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए है। ये वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। बलवंतराय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एन. सिंघवी समिति पंचायती राज प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर विचार करके सरकार को सुझाव देना था। ठीक है, याद रखिएगा। रघुराम राजन समिति किससे संबंधित थी? वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 1959 में, कब? अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। इसका आंसर ये सही है, राजस्थान में। 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान में आरंभ किया गया था। ग्राम स्वराज के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी शुरुआत नागौर जिले से की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, राजस्थान राज्य के नागौर जिले से व बगदरी गांव से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको देखना है ग्राम पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए फ्रेंड्स बताइए, ग्राम पंचायत के संदर्भ में, इसमें देखिए
पंचायती राज संस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत कहलाती है। बिल्कुल सही है, पंचायती राज संस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत कहलाती है। 21 वर्ष की आयु का प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। 21 वर्ष नहीं फ्रेंड्स, 18 वर्ष। कितने वर्ष? 18 वर्ष, यानी इसका आंसर बी सही है। आगे देखिए, ग्राम पंचायतें ग्रामीण स्तर पर विकास संबंधी कार्यक्रम निर्धारित करती हैं। सही है। ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष होती है। कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। इन्हें 5 वर्ष से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है, ये भी सही है। फ्रेंड्स याद रखिए, इसका आंसर बी गलत था, यानी कि बी असत्य है। इसमें देखिए, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका ग्राम का प्रत्येक निवासी जिसका नाम निर्वाचन सूची में दर्ज है, ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है, यानी ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष आयु होनी चाहिए और उसका नाम निर्वाचक सूची में दर्ज होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पंचायती राज संस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत कहलाती है। ये ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत संबंधी कार्यक्रम निर्धारित करती हैं। ग्राम पंचायतें कौन करती हैं? ग्राम पंचायतें। ग्राम पंचायत की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है, लेकिन इसे 5 वर्ष पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायः स्थानीय सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करती हैं? देखिए अपने बताइए, प्रायः स्थानीय सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करती हैं? राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, केंद्र या राज्य सरकार के कानून द्वारा, केंद्र या राज्य सरकार के कानून द्वारा, संविधान द्वारा। देखिए फ्रेंड बताइए, प्रायः स्थानीय सरकारें अपने अधिकार और शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करती हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिए, राज्य सरकार से और संविधान द्वारा। कहाँ से? राज्य सरकार से और संविधान द्वारा, यानी कि इसका आंसर डी सही है। राज्य सरकार से और संविधान से, राज्य सरकार से और संविधान से। इसमें देखिए, स्थानीय सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियाँ राज्य सरकार तथा संविधान से प्राप्त करती हैं। राज्य सरकार तथा संविधान से प्राप्त करती हैं। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया तथा इसका उल्लेख संविधान की 11वीं अनुसूची में, किसमें? 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1970 में जनता पार्टी सरकार द्वारा पंचायती राज की प्रणाली के अध्ययन हेतु किस समिति का गठन किया गया था? देखिए अपने बताइए, वर्ष 1970 में किस पार्टी द्वारा? जनता पार्टी सरकार द्वारा। तो फ्रेंड्स याद रखिए, अशोक मेहता समिति का। किसका? अशोक मेहता समिति का। इसका आंसर बी सही है। पंचायती राज प्रणाली के अध्ययन करने एवं प्रचलित ढांचे में आवश्यक परिवर्तन सुझाने हेतु जनता पार्टी की सरकार ने दिसंबर 1970 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसको याद रखिए, दिसंबर 1970 में। कब? दिसंबर 1970 में। इस समिति द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक नया वर्तमान प्रस्तुत किया गया, जिसमें पंचायती राज की द्विस्तरीय स्वरूप की कल्पना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया? देखिए मैंने बताइए, जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी, किसका धुरी? जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिए, अशोक मेहता समिति द्वारा। किसके द्वारा? अशोक मेहता समिति द्वारा। इसमें देखिए, अशोक मेहता समिति की सिफारिश में जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने का सुझाव दिया गया था। इस समिति ने जिला परिषद को समस्त विकास कार्यों का केंद्र बनाने के साथ ही ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत की स्थापना हेतु सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंडल पंचायत के गठन का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया? तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा, अशोक मेहता समिति द्वारा। किसके द्वारा? अशोक मेहता समिति द्वारा। इसमें देखिए, मंडल पंचायत के गठन का सुझाव अशोक मेहता समिति द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अशोक मेहता समिति द्वारा दिया गया। किसका? मंडल पंचायत के गठन का सुझाव। इन मंडल पंचायतों का गठन कई गाँवों को मिलाकर होगा। ये मंडल पंचायतें 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पर गठित की जानी चाहिए। आपको इसको भी याद रखना है, कितनी जनसंख्या पर? 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पर। 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पर। जिला परिषद के बाद मंडल पंचायतों को विकास कार्यक्रमों का आधारभूत संगठन बनाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसा नहीं है? आपको बताना कौन सी पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसा नहीं है। देखिए, इसमें पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों को खुली भागीदारी, ये सही है। त्रिस्तरीय व्यवस्था का निर्माण, नहीं फ्रेंड्स, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय व्यवस्था की बात की थी। कितनी? द्विस्तरीय व्यवस्था की, यानी कि इसका आंसर बी सही है। त्रिस्तरीय व्यवस्था का निर्माण बलवंतराय मेहता समिति ने किया था। किसने किया था? बलवंतराय मेहता समिति ने। इसमें देखिए, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। कितना सरल क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में इसी दिन को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानीय सुशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। देखिए मैंने बताइए, स्थानीय सुशासन की सर्वोत्तम व्याख्या कैसे की जा सकती है?
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से। कैसे किया जा सकती है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से। इसका आंसर बी सही है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से। स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक प्रयोग है। उल्लेखनीय कि पंचायती राज व्यवस्था का शुभ आरंभ 2 अक्टूबर राजस्थान के नागौर जिले व बगदरी गांव से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरे प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? देखिए मैंने बताइए, अब आपको बताना है पूरे प्रदेश में, किसमें? पूरे प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश था। कौन सा? आंध्र प्रदेश था। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पूरे प्रदेश में पूछा जा रहा है। किसमें? पूरे प्रदेश में। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में। इसमें देखिए, वर्ष 1959 में आंध्र प्रदेश पूरे प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य था। किसमें? पूरे प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए पूरे प्रदेश में। उल्लेखनीय है कि देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला जिला, अगर आपसे पूछा जाए पहला जिला, तो फ्रेंड्स याद रखिए नागौर राजस्थान। नागौर राजस्थान था। नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को, नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए पूरे प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए तो फ्रेंड्स आपको आंसर देना आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? देखिए मैंने बताइए, अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 1978 में। कब प्रस्तुत की गई? 1978 में। इसका आंसर ए सही है, अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की गई। आपसे पूछा जा रहा है कब प्रस्तुत की गई, तो फ्रेंड्स याद रखिए 1978 में। इस समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया था। किस समिति ने? अशोक मेहता समिति ने। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका गठन कब हुआ था? दिसंबर 1977 में। इसकी रिपोर्ट कब आई थी? इसकी रिपोर्ट आई थी 1978 में। इसकी रिपोर्ट कब आई थी? 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समिति द्वारा पंचायतों के कार्यों में राजनीतिक दलों को खुलकर भाग लेने का समर्थन किया गया? किस समिति द्वारा पंचायतों के कार्यों में राजनीतिक दलों को खुलकर भाग लेने का समर्थन किया गया? देखिए फ्रेंड्स बताइए, राजनीतिक दलों को खुलकर भाग लेने का समर्थन किया गया, तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा अशोक मेहता समिति द्वारा। किसके द्वारा? अशोक मेहता समिति द्वारा। वर्ष 1978 में प्रस्तुत की गई अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट पंचायतों के कार्यों में राजनीतिक दलों द्वारा खुलकर भाग लेने की सिफारिश पहली बार की गई। किस समिति द्वारा? अशोक मेहता समिति द्वारा। उल्लेखनीय कि अशोक मेहता समिति गठन पंचायती राज प्रणाली की अध्ययन करने हेतु वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में अशोक मेहता समिति के मॉडल को लागू किया गया था? देखिए मैंने बताइए किस किस राज्य में, किन किन राज्यों में अशोक मेहता समिति के मॉडल को लागू किया गया था? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही है। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों में अशोक मेहता मॉडल पर पंचायतों का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुदाय विकास कार्यक्रम 1952 के संदर्भ में असत्य कथन देखिए। समुदाय विकास कार्यक्रम 1952 के संदर्भ में असत्य कथन है। इसमें देखिए, ये ऊपर से नीचे की ओर विकास का मॉडल था। सही है, आपको असत्य कथन देखना है। ये नीचे से ऊपर की ओर विकास का मॉडल था, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। इसका आंसर बी सही है। ये नीचे से ऊपर की ओर विकास का मॉडल नहीं था, ये ऊपर से नीचे की ओर विकास का मॉडल था। इसका आंसर बी सही है। इसमें देखिए, समुदाय विकास कार्यक्रम 1952 के तहत नीचे से ऊपर की ओर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की ओर विकास का मॉडल बनाया गया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को भागीदार नहीं बनाया गया था। इस कार्यक्रम को लागू करने में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मदद प्राप्त हुई थी, फोर्ड फाउंडेशन द्वारा। किसके द्वारा? फोर्ड फाउंडेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1985 में योजना आयोग द्वारा, किसके द्वारा? योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्य हेतु किस समिति का गठन किया गया था? देखिए मैंने बताइए 1985 में। आपको मालूम होगा GVK राव समिति। कौन सी समिति आई थी? GVK राव समिति, यानी कि इसका आंसर ए सही है। GVK राव समिति का गठन योजना आयोग द्वारा 1985 में, योजना आयोग द्वारा GVK राव समिति का गठन किया गया था। इसको याद रखिए, योजना आयोग द्वारा। किसके द्वारा? योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए किया गया था, जिसमें पंचायती राज को सशक्त करने की सिफारिश की। इसके अंतर्गत संस्थाओं को क्रियाशील करने तथा नियमित चुनाव आयोजित कराने का सुझाव दिया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 1985 में योजना आयोग द्वारा GVK राव समिति का गठन किया गया था। किसके लिए? ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी सरकार द्वारा पंचायतों की दिशा सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया? देखिए मैंने बताइए, राजीव गांधी सरकार द्वारा। किस सरकार द्वारा? राजीव गांधी सरकार द्वारा पंचायतों की दिशा सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया था? फ्रेंड्स याद रखिए, LM सिंघवी समिति का। किसका? LM सिंघवी समिति का। इसका आंसर सी सही है, LM सिंघवी समिति का। इसमें देखिए 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया था। इस समिति का कार्य पंचायतों में सुधार हेतु सकारात्मक कदम उठाने हेतु सरकार को सुझाव देना था। समिति द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के साथ ही सरकार का तीसरा स्तर
घोषित करने की सिफारिश की। सरकार का तीसरा स्तर घोषित करने की सिफारिश की। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया, जिसका कार्य था पंचायतों में दिशा सुधार हेतु सकारात्मक कदम उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विषय पर किस समिति गठन किया गया था? आपको बताना है रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विषय पर किस समिति गठन किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए एल.एम. सिंघवी समिति का। किसका? एल.एम. सिंघवी समिति का। इसका आंसर डी सही है। वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विषय पर एल.एम. सिंघवी समिति गठन किया गया था। इस समिति द्वारा पंचायत विषय को संविधान में शामिल करने के साथ ही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी सुझाव दिया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। देखिए पहले बताइए ग्राम सभा का सदस्य किसे माना जाता है? जिसका नाम पंचायत की निर्वाचन सूची में हो। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर सी सही है। इसका आंसर सी सही है। जिसका नाम पंचायत में निर्वाचन सूची में शामिल हो वो ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। इसमें देखिए वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु के पश्चात अपना नाम पंचायत की निर्वाचन सूची में दर्ज करवा लिया, उसे ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। उल्लेखनीय पंचायती राज संस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत के नाम से जानी जाती है। सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत के नाम से जानी जाती है। प्रत्येक गांव में किसमें? प्रत्येक गांव में एक पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का प्रशासन ग्राम सभा की देखरेख में संपन्न होता है। किसकी देखरेख में? ग्राम सभा की देखरेख में संपन्न होता है। क्योंकि ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति कौन होती है? ग्राम पंचायत होती है। तो ग्राम पंचायत का प्रशासन ग्राम सभा की देखरेख में संपन्न होता है। ग्राम सभा एक प्रकार से आम सभा के समान होती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत समिति के संदर्भ में असत्य कथन है। देखिए मैंने बताइए पंचायत समिति के संदर्भ में असत्य कथन है। आपको पंचायत समिति के संदर्भ में देखना है। देखिए इसमें ये पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है। बिल्कुल सही है। कैसा स्तर है? मध्यवर्ती स्तर है। खंड के सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके सदस्य होते हैं। ये भी सही है। खंड के सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं? पंचायत समिति के। इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को खंड विकास अधिकारी बीडीओ कहते हैं। ये भी सही है। इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को खंड विकास अधिकारी बीडीओ कहते हैं। पंचायत समिति का अध्यक्ष सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। नहीं फ्रेंड्स, पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव पंचायत सदस्यों में से अपने में से किया जाता है। इसमें देखिए पंचायत समिति अपना अध्यक्ष स्वयं चुनती है। पंचायत समिति अपना अध्यक्ष स्वयं चुनती है, ना कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए इसमें आपको चुनाव लड़ना है उसके लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। और मतदान के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। मतदान के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई। कितनी? 21 वर्ष निर्धारित की गई। जबकि पंचायत के निर्वाचन में मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। कितना? 18 वर्ष। अगर आपको मतदान करना है उसके लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के संदर्भ में अनिवार्य प्रावधान है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अनिवार्य प्रावधान है। देखिए इसमें संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के संदर्भ में अनिवार्य प्रावधान है। आपको इसमें बताना अनिवार्य प्रावधान कौन कौन से हैं। देखिए इसमें पंचायत के तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव। कैसा चुनाव? प्रत्यक्ष चुनाव। माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत उपर्युक्त सभी। इसका आंसर डी सही है। ये सभी है। आपको याद रहे 11वीं अनुसूची के अनुसार अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत पंचायतों के तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत के संदर्भ में सत्य कथन है। देखिए मैंने बताइए पंचायत के संदर्भ में सत्य कथन कौन से हैं इसमें। देखिए प्रत्येक राज्य में पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की निश्चित अवधि तक कार्य करेगी। 5 वर्षों की निश्चित अवधि तक कार्य करेगी। कब से? प्रथम अधिवेशन की तारीख से। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व ही नए निर्वाचन करवा लिए जाएंगे। विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के द्वारा इन्हें 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी सही है। उपयुक्त सभी। प्रारंभ में पंचायत का कार्यकाल अलग अलग राज्यों में अलग अलग था, किंतु 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये निश्चित प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य में पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की निश्चित अवधि तक कार्य करेगी। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व ही नए निर्वाचन करा लिए जाएंगे। विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के द्वारा इन्हें 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है।
विघटन किए जाने पर विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर निर्वाचन हो जाने चाहिए। 6 माह के भीतर निर्वाचन हो जाने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायतों को कितने विषय पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त है? सबसे सरल क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए 11वीं अनुसूची के अनुसार। तो फ्रेंड्स याद रखिए 29 कार्य। फ्रेंड्स याद रखिए 29 अधिकार प्राप्त हैं। कितने अधिकार प्राप्त हैं? 29 अधिकार प्राप्त हैं 11वीं अनुसूची के अनुसार। वहीं आपको याद रखना है 12वीं अनुसूची के अनुसार 18 विषयों से संबंधित कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित असत्य कथन है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित असत्य कथन देखना है आपको। देखिए इसमें, ये केंद्र सूची के अंतर्गत शामिल है, बिल्कुल गलत है। ये केंद्र सूची के अंतर्गत शामिल है, यही असत्य कथन है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किसकी सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। कितने वर्ष पर? 5 वर्ष पर, ये सही है। पंचायती राज में कार्यकाल 5 वर्ष होगा, ये भी सही है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को स्वैच्छिक प्रावधान के अंतर्गत रखा गया, ये भी सही है। राज्य विधानमंडल तय करेगा। इसमें देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को केंद्र सूची में नहीं बल्कि राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। किसकी सूची के अंतर्गत? राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया। राज्यपाल द्वारा पंचायतों के वित्त को निर्धारित करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज प्रदान करता है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए पंचायती राज क्या प्रदान करता है? पिछड़े क्षेत्रों का विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, यही सही है। पंचायती राज क्या प्रदान करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। इसका आंसर भी सही है। पंचायती राज व्यवस्था से स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन का विकास सुनिश्चित हुआ है। इससे स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय स्तर पर संभव हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इससे स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय स्तर पर संभव हुआ है। पीके तुंगन समिति में पीके तुंगन समिति में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सुझाव दिए। किसने? पीके तुंगन समिति ने। देखिए इसमें कौन कौन से सुझाव दिए? संवैधानिक दर्जा देने का, संघ सूची में शामिल करने का, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिए, उपयुक्त दोनों, संघ सूची में शामिल करने का सुझाव दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से याद रखिएगा। पीके तुंगन समिति गठन 1988 में किया गया। कब किया गया था? 1988 में किया गया, जिसमें पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा देने तथा संघ सूची में स्थान देने की सिफारिश की। किसमें? संघ सूची में स्थान देने की सिफारिश की। इसके साथ ही प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग तथा नियोजन एवं समन्वय समिति होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पीके तुंगन समिति कब आई थी? 1988 में। संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया और संघ सूची में शामिल करने का भी सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। सही मिलान कीजिए। आपको ना सही मिलान करना है। देखिए इसमें अशोक मेहता समिति 1977 में, बिल्कुल सही मिलान है। अशोक मेहता समिति 1977 में। जीवी के राव समिति 1985 में। जीवी के राव समिति 1985 में। बी को 3 से मिलाइएगा। सादिक अली समिति 1964 में। सादिक अली समिति कब आई थी? 1964 में। सी को 4 से मिलाइएगा। सी को 4 से मिलाना है आपको। एलएम सिंघवी समिति 1986 में। कब आई थी? 1986 में। कौन सी समिति? एलएम सिंघवी समिति। इसको आप मिलाइएगा 2 से। डी को 2 से मिलाइएगा। एलएम सिंघवी समिति 1986 में। देखिए फ्रेंड, बताइए इसका आंसर क्या सही है? तो याद रखिए फ्रेंड, इसका आंसर ए सही है। इसका आंसर ए सही है। अशोक मेहता समिति 1977 में। जीवी के राव समिति 1985 में। जीवी के राव समिति 1985 में। सादिक अली समिति 1964 में। एलएम सिंघवी समिति 1986 में। एलएम सिंघवी समिति 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? आपको इसमें देखना है किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है। देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से याद होगा मेमिन से। किससे? मेमिन से, यानी कि इसका आंसर नागालैंड। इसका आंसर नागालैंड। इसका आंसर सी सही है। इसमें देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान भारत के 3 राज्य नागालैंड, मेघालय, मणिपुर में नहीं है। 6वीं अनुसूची में शामिल होने के कारण इन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं की गई। किन राज्यों में? नागालैंड, मेघालय, मणिपुर में। इनके स्थान पर जिला परिषदें, जो जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन की भूमिका निभाती हैं। कौन निभाती हैं? जिला परिषदें। इसको याद रखिएगा। यहाँ पर जिला परिषदें देखने को मिलती है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायत से संबंधित अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम कब पारित किया गया? अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम, तो फ्रेंड्स याद रखिए 1996 में। कब आया? तो 1996 में। इसको याद रखिएगा, 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए इसमें, बलवंत राय मेहता समिति का क्या सुझाव था? त्रिस्तरीय पंचायती राज। क्या सुझाव था? त्रिस्तरीय पंचायती राज। ये तो सम्मिलित है। आगे देखिए,
अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय, ये भी सही है, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय। पीके थुंगन समिति राज्य सूची में पंचायती राज, अभी आपसे कहा था इसको अच्छे से याद रखिएगा, संघ सूची में शामिल करने का सुझाव दिया था। पीके थुंगन समिति ने संघ सूची में शामिल करने का सुझाव दिया था। अभी आपने अच्छे से याद किया था, नहीं याद किया फ्रेंड्स इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एलन सिंघवी समिति संवेदनीय दर्जा, इसमें देखिए पीके थुंगन समिति द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची में नहीं बल्कि केंद्र सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए केंद्र सूची में, किसमें? केंद्र सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव होता है। देखिए फ्रेंड्स बताइए पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पंचायत समिति के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसे खंड प्रमुख के नाम से जाना जाता है, इसे खंड प्रमुख के नाम से भी जाना जाता है। किसको? पंचायत समिति के अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज है? देखिए मैंने बताइए 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में है? आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, पश्चिम बंगाल में। किसमें? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। ग्राम पंचायत, आंचलिक परिषद तथा जिला परिषद, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए पंचायत में आरक्षण का प्रावधान है? पंचायत में अल्पसंख्यकों के लिए किस राज्य में आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिए आंध्र प्रदेश में। किसमें? आंध्र प्रदेश में। इसका आंसर बी सही है। आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पंचायत में अल्पसंख्यकों को आरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा। इसका आंसर सी सही है, 2006 में। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। उल्लेखनीय है कि 73वें संविधान संशोधन के दौरान महिलाओं को केवल 33% आरक्षण प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेंड्स बताइए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव कौन करता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जिला पंचायत के सदस्य कौन करते हैं? जिला पंचायत के सदस्य। इसका आंसर ए सही है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उल्लेखनीय जिला पंचायत गठन जिला स्तर पर किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है। देखिए फ्रेंड्स बताइए ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था कौन सी है? आपको बताना ग्राम सभा की, तो ग्राम पंचायत है। कौन है? ग्राम पंचायत है। इसका आंसर ए सही है। ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत है। ग्राम सभा द्वारा पंचायत के कार्य का निरीक्षण मूल्यांकन किया जाता है। किसके द्वारा? ग्राम सभा द्वारा। किसके कार्यों का? ग्राम पंचायत के कार्यों का। ग्राम पंचायत के कार्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए फ्रेंड बताइए पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था? 1985 में किया गया था। देखिए फ्रेंड बताइए किस समिति का गठन किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए 1985 में जीवी के राव समिति का। किसका? जीवी के राव समिति गठन किया गया था। इसका आंसर ए सही है। जीवी के राव समिति गठन वर्ष 1985 में योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था। इसका उद्देश्य पंचायती राज से संबंधित सुझाव देना था। क्या था इसका उद्देश्य? पंचायती राज से संबंधित सुझाव देना था। किसका? जीवी के राव समिति का। कब गठन किया गया था? 1985 में। किसकी सिफारिश पर? योजना आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? देखिए फ्रेंड बताइए राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा था राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए। इसका आंसर 20 सही है, राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य पंचायतों के लिए वित्त आवंटन से संबंधित सुझाव देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों को शक्ति प्राप्त होती है। देखिए फ्रेंड बताइए पंचायतों को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स याद रखिए राज्य विधानमंडल से। कहाँ से होती है? राज्य विधानमंडल से। कि वे पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार दे जो उन्हें स्वयं शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा पंचायतों को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? राज्य विधानमंडल से। कहाँ से होती है? राज्य विधानमंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य वित्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? देखिए फ्रेंड्स बताइए राज्य वित्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। इसका आंसर बी सही है, राज्यपाल को। इसमें देखिए राज्य वित्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। कितने वर्ष पर? 5 वर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य वित्त आयोग की संरचना का निर्धारण कौन करता है? देखिए फ्रेंड्स बताइए राज्य वित्त आयोग की संरचना का निर्धारण कौन करता है? विधानमंडल। बिल्कुल सही है। कौन करता है? विधानमंडल। इसका आंसर ए सही है,
राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा वित्त आयोग की संरचना, सदस्यों की योग्यताएं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है राज्य वित्त आयोग की संरचना का निर्धारण कौन करता है? राज्य का विधानमंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायतों के गठन के लिए पंचायतों के गठन के लिए संविधान के किस भाग को निर्देशित किया गया? देखिए अपने बताइए, पंचायतों के गठन के लिए संविधान के किस भाग को निर्देशित किया गया? बहुत सरल क्वेश्चन है। भाग 4 को निर्देशित किया गया। किसको निर्देशित किया गया? भाग 4 को। इसका आंसर सी सही है। भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य को निर्देशित किया गया। राज्य को निर्देशित किया गया। ये प्रावधान अनुच्छेद 40 के तहत वर्णित है। किसके तहत वर्णित है? अनुच्छेद 40 के तहत वर्णित है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? देखिए अपने बताइए, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? केंद्रीय नियंत्रण विशेषता में नहीं आता है। किसमें? विशेषता में नहीं आता है। किसकी? स्थानीय शासन की। स्थानीय शासन के संदर्भ में केंद्रीय नियंत्रण नगण्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इस पर राज्य का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? राज्य का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज संस्थाएं प्रतिनिधित्व करती हैं। देखिए अपन बताइए, पंचायती राज संस्थाएं किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा है, आपको अच्छे से याद हो। शक्तियों का विकेंद्रीकरण किसका करती हैं? शक्तियों का विकेंद्रीकरण। इसका आंसर भी सही है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज संस्थाएं शक्तियों के विकेंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों कुल कितनी संख्या है? देखिए अपने बताइए, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों कुल कितनी संख्या है? तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा 57,705। कितनी है? 57,705। इसका आंसर ए सही है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के अनुसार वर्तमान में कुल 57,705 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है तथा ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्य का निरीक्षण तथा मूल्यांकन करती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समिति की संस्तुति पर पंचायती राज को लागू किया गया? उसके अध्यक्ष थे। देखिए फ्रेंड्स बताइए, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा बलवंत राय मेहता जी। कौन थे? बलवंत राय मेहता जी। इसका आंसर सी सही है। इसमें देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू किया गया था। इसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता जी थे। कौन थे? बलवंत राय मेहता जी थे। 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया, जो इस प्रकार है: ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर तथा जिला स्तर। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार, वास्तुकार बलवंत राय मेहता जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, शेष बचे हुए सभी क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको कंप्लीट कराएंगे। तो दोस्तों बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।